चलो। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो हैवानों के भी है, अभी कश्मीर बाकी है, इंसान है क्यों, जिसे कल मार कर समझते थे तुम कि जीत ली बाजी, मुझको उसी गैरत के पैकर की अभी हमशीर बाकी है। दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है वो जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई थी कल शब, न जाने कौन रांझा था ये किसकी हीर बाकी है, जो सर पे ओढ़ रखी है वो एक शमशीर बाकी है। अभी कश्मीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज का ये अहम दिन कश्मीरी बहनों, भाइयों, माओं और उन बेटों के नाम ख़ास तौर पे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया और भारतीय जुल्म बर्बरियत और मोदी सरकार की ये ज़ालिमाना जो रवैया है उसके ख़िलाफ़ आज ये प्रोग्राम मेरा डेडिकेट मैं करता हूँ। और ख़ास तौर पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आवाम की हिमायत के लिए आज जो यौम यकजहती के हवाले से रैलीज़ निकाली गई और 550वां ये दिन है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है और मोदी सरकार उस कर्फ्यू को हटाने के लिए हट धर्मी पर उतर आई है। एक बड़ी खूबसूरत नज़म है, मैं चाहूँगा कि मैं ये आप सबकी समातों की नज़र करूँ। 550वां दिन है कर्फ्यू का, अब वादी में नाफिज नहीं, कर्फ्यू तैरता है लहू में मेरे, चांद के साथ साथ बन जाता है बातिन की आंख, ले लेता है अपने दस्ते रस में मेरे दिन और रात, जागते ख्याल और सारे ख्वाब बेचैनी के तलातुम में, बेबसी के तसादुम में जिस्म छोड़ देता है चांद का हाथ। कर्फ्यू की कायनात में खामोशी का सन्नाटा आंसू बन चुका है, मेरे नाखून मत काटना, मुदाफियत के लिए एक हथियार तो जरूरी है, एक हथियार तो ज़रूरी है। इस मौके पर मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, मेरे मौज़िज़ मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं चौधरी मकबूल साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपकी तरफ ये सवाल रख देता हूँ कि जो इस वक्त आलमी दुनिया में भी इस तमाम मुसलमानों की जानिब से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब कश्मीरी बहनों, भाइयों, माओं, बेटों और बेटियों के साथ जो जिस तरह से ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया, ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, कब उनको छुटकारा मिलेगा, कब उन्हें आज़ादी मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज 5 फरवरी का जो दिन है वो यकजहती का दिन जो कश्मीरियों के साथ है, तमाम मुसलमान जो है हमारे पाकिस्तानी भाई कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाते हैं। ये यकजहती कश्मीरी भाइयों के साथ 1990 से लेके आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। इसमें हम ये कौमी यकजहती का जो दिन है ये हम कश्मीरी हमारे वो भाई जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से तकरीबन जो उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं और क्योंकि वो एक आज़ादी की जंग जो है उसके लिए उनकी जदोजहद है और इस वक्त पूरे मकबूजा कश्मीर में पिछले कई सालों से
جو ہے وہ ظلم اور جبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور کشمیری جو ہے اس وقت مسلسل جو ہے اپنی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ پاکستانیوں نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا ہر جو ہو جوان ہے، ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے، اور پاکستان کبھی بھی کشمیر کو کسی بھی موڑ کے اوپر کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری بھی آزادی کی سانس لیں گے. اچھا چودھری مقبول صاحب، یہ واقعی وہ باتیں ہیں جو ہر پاکستانی اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے اور اپنے زبان سے اس کو ادا کرنا چاہتا ہے ان جملوں کو. لیکن وجہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بیسکلی آرمی چیف صاحب کے اگر میں اسٹیٹمنٹ کی بات کر لوں تو کشمیر کے انسانی المیوں کو کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. کشمیری خود کیا چاہتے ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، احساسات اور جذبات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ یونائٹڈ نیشنل اقوام متحدہ میں زیر بحث چلایا ہے، اور ہمیشہ کشمیری جو ہے ان کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رائے شماری. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا حل رائے شماری ہے، اور انڈیا کو چاہیے وہ کشمیر کے اندر تمام دنیا کے سامنے ایک آزادانہ طور کے اوپر رائے شماری کر کے دیکھ لے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی جو دھڑکن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نے جتنا بھی ظلم کیا، جو بھی اس وقت ان کی اس وقت آزادی کے اوپر انہوں نے اس وقت جتنا بھی کشمیریوں سے ظلم ڈھاہیں، ہمیشہ کشمیری جو بھی شہید ہوا ہے انہوں نے اپنا شہید کو ہمیشہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری، ہر کشمیری کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا دل دھڑکتا ہے، اور کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو درینہ مسئلہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اقوام عالم کو، پوری دنیا کو اس وقت ہمیں تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ پوری دنیا، کشمیری کون سی دنیا کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کے لیے بھی وہ روڈوں پہ احتجاج کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کشمیری جو نوجوانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کشمیری ان اپنے پیاروں کی لاشوں کے لیے احتجاج کرنے کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں، اور ان کو ان کی جو نا پیاروں کی جو ہے نا لاشیں بھی نہیں دی جاتی. کتنا ظلم ہے! اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں سو رہی ہیں؟ کیا ان کو کشمیر کا ظلم نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہاتے کشمیریوں کے اوپر 10 لاکھ انڈیا کی جو فوج ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے تعینات ہے، اور وہ جو گنڈے ہیں وہاں کے انڈیا کے، وہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم، وہاں کی ہماری بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں کیا؟ کیا دنیا اس چیز سے غافل ہو چکی ہے؟ انٹرنیشنل طور کے اوپر میڈیا دکھا چکا ہے. لہٰذا ہمارا اقوام عالم کے جو امن کے علمدار ملک ہیں ان کی نظریں کیا کشمیریوں کے لیے بالکل خاموش ہو چکی ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب انسانی حقوق کی بات کی جائے تو کیا کشمیریوں کے لیے انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں؟ کہ اس وقت کشمیر کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے ہم تو ٹھیک ہے مناتے ہیں، پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن مناتے ہیں 5 فروری کو 1990 سے لے کے آج تک مناتے آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں منانا چاہیے، ہمیں عملی طور کے اوپر بھی اس وقت ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو کوئی پرامن طریقے سے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے، اور دنیا کو بھی چاہیے کہ کشمیر ایسا مسئلہ ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر کشمیر ایشو کے اوپر ملک کے اندر حالات خراب ہوں گے تو پوری دنیا اس لپیٹ میں آئے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے کشمیری کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ساتھ اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، بڑا پیارا ٹاپک جو ہے وہ بڑی پیاری بات انہوں نے ریز کی چوہی صاحب نے. ناظرین کے جو ظلم اور بربریت کشمیر میں ہو رہی ہے تو کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر نہیں آتا؟ عالمی جو انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کہاں اس وقت خاموش ہیں؟ وہ کیوں اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیتی ہیں؟ کیوں کان نہیں دھرتی ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں، شروع سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی حاصل وصول ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ چوہی صاحب جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا بحیثیت نیشن اور اس حکومت کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو کیا اس حکومت نے اپنا حق ادا کیا؟ جس طرح سے مقدمہ لڑنا چاہیے تھا کشمیریوں کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ
कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, तो क्या हम वाकई खड़े हुए हैं या ये सिर्फ बातें हैं? देखें, बात ये हो रही है कि जब हकीकत पसंदी की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, उनका जो इलेक्शन लड़ने का एक मोटो हुआ है, वो सबसे पहले था कि मसला कश्मीर हम हल कराएंगे। हमने देखा तमाम जमहूरी हुकूमतें जितनी भी आई हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन का जो एजेंडा था वो कश्मीर की आज़ादी से शुरू किया, और जब इलेक्शन जीत के आए तो उस वक्त कश्मीर का जो मसला है वो पसे पर्दा चला गया, वो अपने मफादात में रहे। देखो, ये बात हमें क्लियर कहनी चाहिए। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने तो उन्होंने ये वाज़ेह ऐलान किया कि मैं कश्मीर का मुकदमा मैं लड़ूंगा, बस ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हमने जब देखा कि वो इंटरनेशनल तौर के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर भी की, लोगों ने कहा जी ये मसला है कश्मीर बिल्कुल करीब आ चुका है। खान साहब ने पर्सनल तौर के ऊपर कश्मीर के ऊपर जो है वो इतना बड़ा कहा है कि कश्मीर का मुकदमा मैंने लड़ना है। हम आज के दिन से ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि आप इंटरनेशनल दुनिया के अंदर क्यों नहीं ये बावर कराते हैं कि जो पिछले 70 साल से कश्मीर का मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा है कश्मीर के अंदर इतना जुल्म हो रहा है? कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का हिसाब देखें। हम ये कहते हैं अगर जो हुक्मरान है, जो वक्त का हाकम है, अगर उसकी आवाज़ वो इंटरनेशनल तौर पे नहीं उठाएगा, कल उसकी पूछगछ अल्लाह तबारक ताला से ज़रूर पूछेंगे क्या आपको मैंने इस मनसब पे बैठाया था, कि आप इस मनसब के ऊपर बैठने के बाद क्या आपने उन कश्मीरियों के साथ जिनके बच्चे इस वक्त आप देखो, जिनकी बेटियां देखो, जिनके माएँ देखो इस वक्त सैक सैक के एक वक्त गुजार रही हैं, उनको क्या उनके ज़िंदगी का ये मुस्तकबिल नहीं है? क्या उनको जीने का राइट नहीं दुनिया में? अब इंटरनेशनल तौर के ऊपर ये अपना इनको दबाव बढ़ाना चाहिए। देखो, अब कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर का मसला जो है बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हाल होना चाहिए, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। देखो, जंग मसले का हाल नहीं है। अगर कश्मीर इशू के ऊपर अगर जंग होती है तो ये जंग ये ना समझे कि पाकिस्तान और इंडिया की होगी, ये पूरे अक़वाम आलम की जंग होगी, फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। ये इंडिया को भी चाहिए कि वो अपना गाज़माना कब्ज़ा कश्मीर से छोड़ दे, वहाँ पर निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म छोड़ दे। ऐसा ना हो कि कश्मीरी अब जो है सब्र नहीं करेंगे। हर कश्मीरी आज़ादी के लिए मरना कटना, वो चाहता है कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना जान तन मन कुर्बान कर देंगे। हम चाहते हैं कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और हाल होना चाहिए, और हालिया जो गवर्नमेंट हमारी है वो अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दे। क्योंकि असल मसला ये आ रहा है कि जो आपने बात की, क्या इस कश्मीर का मसला हम हाल तलब क्यों नहीं है? असल में मसला ये है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी होती है, हम इंटरनेशनल तौर पे दुनिया को जाके बावर कराने में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें इस बात पे आप देखें कितने इस्लामी ममालिक, यूनाइटेड नेशनल में जाके देखें, वो जब वोटिंग होती है तो वो पाकिस्तान की हमेशा वोटिंग कम हो जाती है। क्यों? इंडिया एक लॉबिंग करता है। हमारे जो लोग जाते हैं यहाँ से, वो जाके कश्मीर इशू के अलावा वो अपने मामला देखते हैं। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी कश्मीर इशू पे हो, जब कश्मीर कमेटी का जो बंदा होता है वो कश्मीर के ऊपर उससे पूछा जाए कि उसने कश्मीर के लिए क्या काम किया है। मुझे एक और मेरे मौजूद मेहमान ऑन कॉल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया। सवाल मेरा आज के दिन एक ही है कश्मीरी बहनों भाइयों और माओ बहनों बेटियों के लिए कि कश्मीर का ये मसला कैसे हल होगा। ये जिद्दोजहद जो कश्मीरी आवाम की चलती नज़र आ रही है, आलमी दुनिया, आलमी जो कम्युनिटी है उसके कानों पर क्यों नहीं जूं रेंग रही? इसलिए नहीं जूं रेंग रही कि उनको कोई तकलीफ नहीं है कि जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, उनको उनसे तकलीफ नहीं। उनको कोई चाइना में कहीं पर हो जाए तो ह्यूमन राइट्स याद आ जाता है, किसी और मुल्क में हो तो ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं, स्पेशली मुसलमान मुल्कों में। और वहाँ जो जुल्म का बाजार गर्म है हमेशा 72 सालों से, और आप 15 महीनों से 18 महीनों, वो जो है वो उनको सारी बातों का पता है, लेकिन मसलहतन खामोश हैं। हिंदुस्तान के साथ वो जो है ताल्लुकात अपने बेहतर रखना चाहते हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहते। तो ये दोगली पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी उनको जहाँ तक तकलीफ हो, उनको याद आ जाता है कि सद्दाम हुसैन का ट्रीटमेंट अपने लोगों से अच्छा नहीं है, लीबिया के उमर कदाफी का अच्छा नहीं है, तो अभी सीरिया पे चढ़ दौड़ो, तो उनको सारी ये बातें होती हैं। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो इस मामले में वो जिस तरह उनको यूनाइटेड नेशन में
दबाव लाना चाहिए भारत पर, उस पर खिलाफ सैंक्शन होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वो नहीं है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यही वजह है सर। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल और है, हो सकता है थोड़ा सा तल्ख हो ये सवाल, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी तज्जिया दें अपना। पाकिस्तानी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी हो सकती थी माजी में भी, और अब हालिया हुकूमत की अगर मैं बात कर लूं तो क्या इस मुद्दे को, कश्मीर के मसले को उस तरह से अपने नैरेटिव को बिल्ड करने में कामयाब हो सकी है पाकिस्तानी हुकूमत, या फिर नाकाम रही है? देखिए साहब, बात यह है, पाकिस्तान पिछले 73 सालों से कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कम से कम 3 जंगें, 71 की जंग के अलावा 3 जंगें कश्मीर के लिए लड़ी हैं। पहली जंग लड़ी है 1948 में, कायदे साहब जिंदा थे, उन्होंने हुक्म दिया कि कश्मीर को बदौलत शमशीर आजाद कराओ जनरल ग्रेसी को। उसने उनका हुक्म नहीं माना, बल्कि इंडियन कमांडर इन चीफ से पूछा आफ्टर इलेक्शन, उसने कहा नहीं नहीं ये फौजों को मत उतारना, ये बड़ा काम गलत हो जाएगा। तो वो उसने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के जो फौज के लोग थे उन्होंने पाकिस्तान से रिजाइन किया, कमीशन को अपने सिविल कपड़ों में जाके उन्होंने जहाज में हिस्सा लिया। और जो कबायली लश्कर आए थे हमारे फाटा के इलाकों से, जो आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है, वो जोरे बाजू शमशीर से आजाद कराया गया। 65 की जंग जो है वो कश्मीर को आजाद कराने की मिलिटरीली एक बहुत मजबूत और सीरियस कोशिश थी। पाकिस्तान का ख्याल था कि अमेरिकन एड से जो उसको मिले हैं हथियार, और वो एयरफोर्स वो इस पोजीशन में है कि भारत के ऊपर शायद कोई मिलिट्री सोल्यूशन इसका निकल आए। और उसको ये भी अंदाजा था कि 1962 में तो चीन से शिकस्त खाई है भारत ने, उसने 10 साल का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है, कई हजार करोड़ रुपए का, कि अपनी आर्म फोर्सेस को वो बहुत मजबूत बना देगा। तो पाकिस्तान को पता था कि फिर हम भारत से निपट नहीं सकेंगे। तो पहले वहां पर आपको पता है ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया गया जी। उसके बाद वहां पर आपको पता है कि 65 में पाकिस्तान ने हमला किया आजाद करने के लिए, और वो आपको पूरी कहानी मालूम है। बिल्कुल। तो ये कश्मीर को आप कहते हैं पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान तो दिन रात इस काम के पीछे लगा हुआ है। और फिर उसका आपको पता है 65 में ताशकंद में उसका फैसला हुआ कि फौजें वापस जाएं, ये जाएं, वो जाएं। उसके बाद 99 में परवेज मुशर्रफ ने इस मसले को दुनिया में उजागर करने के लिए कि 2 अपना जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो देखिए इस मामले में आपस में इंगेज हैं, जो कि बहुत मामला बिगड़ सकता है। तो कारगिल की जो कोशिश थी वो भी एक और इस तरह की कोशिश थी। तो ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने बहुत से मुज़ाकरात करने के बाद भारत इस बात पे वाजपेयी के ज़माने में कायल हो गया कि कोई ऐसा हल निकाला जाए, कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाए, मजालिम बंद हो जाए। तो वाजपेयी साहब बस यात्रा पर आए थे यहाँ पर, और उन्होंने कहा था हम कश्मीर में मुज़ाकरात करके उसका हल निकालेंगे। तो मेरी नॉलेज है वो यही है कि काफ़ी बातें तय पा गई थी। खसूरी साहब कई दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर टीवी को बयान कर चुके हैं। मनमोहन सिंह साहब ने आना था और इस कश्मीर के मसले पर जो डायलॉग से मसला तय पाया था कि इसमें खून खराबा बंद हो जाए, कश्मीरियों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर लॉयर मूवमेंट शुरू हो गई इफ्तिखार चौधरी साहब की, और मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि परवेज मुशर्रफ कमजोर पड़ रहे हैं और मौका मुनासिब नहीं है जी। फिर वो ना आ सके, तो इसलिए फिर मसला रह गया। तो पाकिस्तान तो हर महाज पे इसको उठा रहा है, ह्यूमन राइट्स के मामले में भी, यूनाइटेड नेशन में भी इमरान खान ने बहुत मजबूत स्पीच की, ज़ियाउल हक ने भी बहुत मजबूत स्पीच की थी। तो ये हम हमारी कोशिशें तो कम नहीं है, हमारी कोशिशें पूरी हैं। और भारत का अभी चेहरे से नकाब उतर रहा है, आस्ते आस्ते लोग मुतवज्जा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सबसे बड़ा दुनिया का जेल खाना जो है वो कश्मीर है मकबूजा। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ लोगों की जिंदगी मुश्किल है, सोशल मीडिया बंद है। तो अब इसके ऊपर आवाजें उठनी शुरू हो गई है मुख्तलिफ जगहों पर। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से अब जो है भारत पर प्रेशर बिल्डअप होगा। अच्छा जनरल साहब, आबादी भी बढ़ती चली जा रही है कश्मीर की, लेकिन सेंसस भी वहाँ पे कैंसिल कर दिया, आइन के अंदर तरमीम कर दी गई। लेकिन इस गुजरात के कसाई को जो इस वक्त भारतीय हुकूमत चला रहा है, और आलमी दुनिया के लिए ये हुकूमत एक खतरे की अलामत बनती चली जा रही है। RFF को खुली छूट दे दी गई है जुल्म और बर्बरियत करने के लिए, लेकिन ये मोदी सरकार हंगोर डे को क्यों भूल जाती है, 65 की जंग को क्यों भूल जाती है?
पाकिस्तान अफवाज की उन कार्रवाइयों को क्यों भूल जाती है जब अभिनंदन जैसे इनके पायलट्स को जमीन बोझ कर देते हैं? ये इनकी दोबारा जुर्रत कैसे होती है कि ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा कर देते हैं, फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की बातें करते हैं? ये इनको किस तरह से ये जुर्रत होती है? क्या ये भूल जाते हैं पाकिस्तान अफवाज इनके साथ किस तरह का रवैया करती आई है माजी में? मेरे ख्याल से ये तो अल्लाह ही हमारी मदद कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बहुत बमबार भेजते हैं बालाकोट में, कभी जहाज भेजते हैं और फिर जक उठाते हैं। दुनिया के सामने उनकी जगह ऐसा ही होती है कि इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा बजट है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, और थप्पड़ पे थप्पड़ चाइना से भी खा रहे हैं, पाकिस्तान से भी खा रहे हैं। और इससे पहले जो मुजाहिदीन थे तो 9/11 से पहले कश्मीर में ऑपरेट करते थे, उन्होंने नाक चने चबा दिए थे इनकी फौजों को, लोहे के चने। इसीलिए वाजपेयी साहब तैयार हुए थे मुज़ाकरात पर। तो अब वही चीज जो पहले थी, जिसको वो वॉर ऑफ लिबरेशन कह सकते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, वो दुनिया उसको तस्लीम करती थी। 9/11 के बाद इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम दे दिया गया है, और इसलिए वो अभी दबाव जो था भारत पर से कम हो गया है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है अपने मुल्क के लिए, जी, जो किसानों के खिलाफ उसने वो गलत किस्म का साजी की है, या जो अकलियतों से उसका सलूक है, वहाँ इंतशार फैल रहा है। वहाँ लोग, बहुत बड़ी तादाद मिनॉरिटीज की भारत की हुकूमत के खिलाफ हो रही है। तो ये जिस किस्म के हालात बिल्डअप हो रहे हैं, तो मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। नहीं, बुज़दिली तो यह है कि अपनी फौज पे खुद हमला करवाया। पुलवामा वाकये को आप देखें, चीजें देखें, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये इंडोर्स कर रही है कि ये सब फेक था। देखिए, दुनिया के बहुत से ममालिक जो है, अमेरिका इस किस्म का कार्रवाई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहते हैं, वो करते हैं, और भारत भी उनकी नक्काली करता है बहुत बड़े तरीके से। हर दफा उसका वो सामने पूरा चीज सामने आ जाती है कि अपने फौजी बनवाए हैं। और जाहिर है कि जो भारत में कांग्रेस और दूसरे लोग हैं और बहुत से जो लीडर्स हैं ह्यूमन राइट्स वाले जी, वो इस बात पे कि इलेक्शन जीतने के लिए वो अपने लोगों को कुर्बान करता है। तो ये सारी बातें भारत को कमजोर कर रही हैं। तो हम तो अपना ये उठा रहे हैं, और कश्मीरी भी बहुत मजबूती से, बहादुरी से, हुर्रियत के साथ खड़े हुए हैं उनकी फौज के खिलाफ। और 9 लाख दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज कहीं पर है कोई इलाका तो वो मकबूजा कश्मीर है। उसके बावजूद भी 73 सालों में उनको दबा नहीं सका। पायलट गन चलाता है, उन पर फायरिंग करता है, उनके घर विस्फार कर देता है, लेकिन वो मजबूती से खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ना वो हिम्मत हार रहे हैं, ना भारतीय फौज उन पर काबू पा रही है। और ये उनको जिस तरीके से अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकाल सकी, भारत भी नहीं निकाल सकेगा, थक जाएगा। हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जी, कि फिर कोई ना कोई इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं ये भी समझता हूं कि पाकिस्तान अफवाज की भी यहाँ पर अप्रिसिएशन जरूरी है कि ये इन्हीं की वजह से भारत के नापाक अज़ाइन पूरे होते नजर नहीं आते हैं। अगर मैं बात कर लूं उन्हीं के एक साबिक ऑफिसर के हवाले से, तो वो ये ऑन रिकॉर्ड बात कहते नजर आए कि कुछ भी कर लिया जाए, पाकिस्तानी अफवाज को नहीं हराया जा सकता, जिसके बाद बड़ा क्रिटिसाइज करने का मौका मिला, उस ऑफिसर को क्रिटिसाइज किया गया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अफवाज क्या अब वो वक्त आ गया है कि दोबारा एक बार फिर रिटेलिएट किया जाए? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत बहादुरी के साथ अपनी टेरिटरी पर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी है, जिसमें दुनिया की बहुत सी पावर्स पीछे थी इन दहशतगर्दों के। और आपको पता है पाकिस्तान के एक के बाद एक इलाका पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ से निकला चला जा रहा था। सवात में, पाटा में, और बहुत से छठे इलाकों में ये लोग आ गए थे। बलूचिस्तान में 9 गो एरिया बन गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज ने, बहुत बड़ी पाकिस्तान कौम ने, पुलिस ने, रेंजर ने, एफसी ने, फौज ने कुर्बानियां देकर अपना इलाका सब वापस लेकर मुल्क में अमन कायम किया। तो हमारी फौज जो है दुनिया में अभी एक बैटल हार्डन और एक बहुत तजर्बाकार और बहादुर फौज समझी जाती है। तो ये हमको बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हमारे लोगों को पता है कि हमारा कॉज सही है, और हमारे जो है वो जो लोग लड़ते हैं अपनी वतन के दफा में, वो शहीद होते हैं, अल्लाह उनको उसका अजर देता है। ये ताकत तो भारत के पास नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान का इस मामले में भारत जो है वो हमारे खिलाफ किसी किस्म का मिसइन्वेंशन नहीं कर सकता।
वो नुकसान उठाएगा बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके इस एनालिसिस का और आपके इस तज्जिए का। सॉरी साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन वो सवाल मैं ये छोड़ता हुआ चला जाता हूँ कि पाकिस्तान अफवाज की जो खिदमात हैं, जिस तरह से ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जो शहादत नोश की हैं, जाम शहादत नोश करने के बाद आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि कश्मीरियों का हम हौसला बने हुए हैं कि वो आज भी इसी तरह से जिद्दोजहद आज़ादी के लिए लड़ते नज़र आते हैं। वजह क्या है? वो जज्बा बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसी पर कमेंट लेंगे चौधरी साहब का भी एक वक्फे के बाद।